हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड में जितने भी गेस्ट पेपर आते हैं सभी के मटेरियल्स और जितने भी एजुकेशनल सब्जेक्ट्स आते हैं सभी के मटेरियल्स आपको फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आज हम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो कि क्लास 12 के इंग्लिश का पहला पोएम है, उसका पूरा क्वेश्चन और आंसर करने वाले हैं। स्वीटेस्ट लव यानी जो पोएट हैं वो अपनी पत्नी को बोल रहे हैं कि मेरी प्यारी, मैं नहीं जा रहा हूँ। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यानी जितने भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं सेंटेंस के उनको पढ़िए और अगर ये सही है तो यहाँ पे टी लिख दीजिए और अगर गलत है तो एफ लिख दीजिए, लेकिन हमने इसको एक्सप्लेन करने के लिए पूरा लिखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट वॉन्ट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज टायर्ड ऑफ हिज बिलव्ड। बिलव्ड यानी प्रेमिका, यहाँ पे वो अपनी पत्नी को संबोधित कर रहे हैं। यानी कवि अपनी पत्नी से इसलिए दूर जाना चाह रहे हैं क्योंकि वो उनसे थक चुके हैं। तो गलत स्टेटमेंट है, ये फॉल्स होगा। द पोएट हैज़ फाउंड अनदर लेडी हु इज़ मोर ब्यूटीफुल। तो क्या कवि को कोई दूसरी महिला मिल गई है जो उनकी पत्नी से सुंदर है? तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। थर्ड है, द पोएट इंटेंड्स टू गो ऑन अ लॉन्गर जर्नी देन व्हाट द सन अंडरटेक्स। इंटेंड्स का मतलब इरादा रखना। यहाँ है कि क्या कवि सूर्य से भी लंबी यात्रा करने का इरादा रखते हैं? तो बिल्कुल ट्रू होगा, वो ऐसा इरादा रखते हैं। मैन्स पावर इज़ वेरी वीक। मनुष्य की जो ताकत होती है क्या वो बहुत कमज़ोर होती है? तो हाँ, होती है, ट्रू। द पोएट लव्स हिज बिलव्ड सो इंटेंसली। इंटेंसली यानी एकदम गहराई से, दैट ही विल कम बैक टू हर वेरी सून। कवि अपनी पत्नी से इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं कि वो उसके पास बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ट्रू। यहाँ से है क्वेश्चन, ब्रीफली यानी शॉर्टली इनका आंसर देना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। व्हाई डज द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड। अब कवि अपने पत्नी से दूर क्यों जाना चाहते हैं? तो पोएट वांट्स दैट द बोथ ऑफ देम शुड एक्सपीरियंस द पैंग्स एंड एगोनी ऑफ सेपरेशन। एक्सपीरियंस यानी अनुभव, पैंग्स यानी दुख, एगोनी का मतलब भी होता है दुख, सेपरेशन अलगाव। टू मेक देयर लव इटर्नल। इटर्नल का मतलब होता है शाश्वत, यानी अनंत काल तक जो चलता रहे, जो कि कभी खत्म ना हो। एवर लास्टिंग का मतलब भी वही होता है जो हमेशा चलता रहे, अनंत काल तक रहे। तो कवि ये चाहते हैं कि दोनों को, कवि को भी और उनकी पत्नी को भी, ये जो अलग होने की भावना है, इनका जो दुख है, ये दोनों को सहना पड़े ताकि इससे उनका प्रेम अमर हो जाए और अनंत काल तक के लिए शाश्वत बना रहे। What are the things that the sun does not have? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सूरज के पास नहीं है? तो सन डज नॉट हैव एनी डिज़ायर और सेंस। डिज़ायर यानी इच्छा, सेंस यानी आप एक तरह से कह सकते हैं सोचने की स्थिति। तो सूरज के पास ना तो कोई इच्छा है और ना ही सोचने की कोई स्थिति है, और अपनी जर्नी को पूरा करने के लिए उसे कोई जल्दबाजी नहीं है क्योंकि उसके पास तो कुछ है ही नहीं। तो वो किस लिए वापस अपनी जर्नी पूरा करेगा? तो वो आराम से अपनी जर्नी पूरा करता है। तो कवि यहाँ पे एक तरह से ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास तो तुम हो मेरी प्रेरणा, मैं तो बहुत जल्दी पूरा कर लूँगा। सूरज के पास तो कुछ भी नहीं रहता है, फिर भी वो अपनी यात्रा पूरी करता है। तो मेरे पास तो तुम हो, तो मैं उससे भी जल्दी यात्रा पूरी करूँगा। वॉट विल मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पीडियर। आखिर वक्ता की यात्रा बहुत स्पीड में कैसे हो जाएगी? तो डिज़ायर टू मीट हिज बिलव्ड वुड प्रोवाइड विंग्स टू द स्पीकर। डिज़ायर यानी इच्छा, तो अपनी पत्नी से मिलने की इच्छा स्पीकर में, वक्ता में एक पंख लगा देगी और इस पंख के माध्यम से कवि अपनी जर्नी को, अपनी यात्रा को बहुत तेज़ी कर लेंगे और बहुत जल्दी अपनी पत्नी के पास आ जाएंगे। What makes a man power feeble? फीबल का मतलब होता है वीक, कमज़ोर। आखिर मनुष्य की ताकत कमज़ोर कैसे है? मनुष्य कमज़ोर कैसे है? तो मैन फील्स फीबल बिकॉज ही कैन नॉट स्ट्रेच द टाइम। स्ट्रेच यानी खींचना। एक मैन बहुत कमज़ोर है क्योंकि जब उसका अच्छा समय आता है, गुड फॉर्चून यानी अच्छा समय,
तो वो समय को 1 मिनट खींच नहीं सकता है, 1 घंटा बढ़ा नहीं सकता है। एंड नॉर ही कैन रिकॉल द लॉस्ट आवर, और जो घंटे बीत जाते हैं उसको भी तो वापस ला नहीं सकता है। यानी समय जो है एक तरह से पकड़े हुए है हर आदमी को, और आदमी कितना भी कुछ क्यों ना कर ले, कितना भी पैसा क्यों ना कमा ले, वो बीते हुए समय को कभी वापस नहीं ला सकता है। 5 है, हाउ डू साइंग एंड वीपिंग अफेक्ट द स्पीकर। साइंग का मतलब होता है आह भरना। जब लोग बहुत दुखी हो जाते हैं तो वो आह भर भर के रोने लगते हैं, और वीपिंग का मतलब होता है रोना। तो ये दोनों चीज़ें जो स्पीकर की पत्नी किए जा रही है, ये स्पीकर को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा ही। कैसे प्रभावित करेगा? तो कहा जा रहा है कि साइंग एंड वीपिंग ऑफ हिज बिलव्ड टेक्स अवे द सोल ऑफ द स्पीकर। यानी स्पीकर की जो आत्मा है, सोल का मतलब आत्मा, वो जा रही है। एंड ही फील्स एज ई ब्लड इज ऊजिंग आउट ऑफ हिज। ऊजिंग का मतलब होता है बह जाना। जैसे सेब है, मान लीजिए इसमें बहुत ज़्यादा कुछ भर गया, तो अब सेब नहीं, आप कुछ दूसरे चीज़ सोचिए। बहुत ज़्यादा उसमें रस होता है तो वो बहना शुरू कर देता है। तो ऐसे उनकी जो ब्लड है, ऐसा लग रहा है कि उनकी आत्मा जो है उनके शरीर को छोड़ती जा रही है, और उनके शरीर से खून बहता जा रहा है, निकल रहा है, ऐसे इफेक्ट हो रहा है। 6 नंबर है, हाउ डज बिलव्ड वेस्ट द स्पीकर लाइफ। बिलवेड स्पीकर के लाइफ को बर्बाद कर रही है, कभी उसे वेस्ट कर रही है। तो कैसे वेस्ट कर रही है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि द स्पीकर वॉन्ट्स टू कंप्लीट हिज डिज़ायर अंडर हिज वैल्यूबल टाइम ऑफ लाइफ। यानी कवि जो है अपनी इच्छा उनके द्वारा, भगवान के द्वारा जो उनको कीमती समय दिया गया है, उन्हीं के द्वारा करना चाह रहे हैं। बट हिज बिलव्ड गेट डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड का मतलब होता है दुखी होना, बहुत निराश हो जाना। एंड स्टार्ट क्राइंग। बिलव्ड दुखी हो गई है और वो रोना शुरू कर देती है। शी डज नॉट अलाउ द पोएट टू गो अवे फ्रॉम हर। वो पोएट को अपने से दूर जाने ही नहीं दे रही है। तो द बिलव्ड वेस्ट द स्पीकर लाइफ बाय टेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ हिम। यानी स्पीकर का जो कीमती समय है उसको लेकर, क्योंकि स्पीकर जाना चाहते हैं, पत्नी जाने नहीं दे रही है, तो उनके कीमती समय को लेकर ही स्पीकर के लाइफ को बिलवेड बर्बाद कर रही है। 7 नंबर क्वेश्चन है, इन वॉट वे विल द लवर्स रिमेन यूनाइटेड। लवर्स होता है प्रेमी, यानी किस प्रकार से प्रेमी जो है हमेशा एक रहेंगे। यूनाइटेड यानी जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो द लवर्स वुड रिमेन यूनाइटेड एंड वुड लिव इन ईच अदर आर्म्स इटर्नली। इटर्नली का मतलब होता है शाश्वत रूप से, अनंत काल से, आफ्टर डेथ, इवन इफ दे आर नॉट यूनाइटेड इन दिस बर्थ। तो कैसे यूनाइट होंगे? तो जब वो मर जाएंगे तब वो यूनाइटेड हो जाएंगे एकदम शाश्वत रूप से, तब उन्हें अलग करने वाला कोई नहीं होगा। अगर वो इस जन्म में एक नहीं भी हो पाते हैं तो कहने का मतलब है चिंता की कोई बात नहीं, मरने के बाद तो एक होना ही है। मरने के बाद एक दिन मरना सबको है, और जब मर जाएंगे तब तो एक हो ही जाएंगे। अब यहाँ से स्टार्ट होता है दूसरा क्वेश्चन कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ पोएम। यानी कविता के आधार पर ही, कविता को समझकर ही इस सेंटेंस को फिलअप करना है। ये सारे जो क्वेश्चन है ये सब बैक एक्सरसाइजेज हैं चैप्टर के। तो पहला क्वेश्चन है, द स्पीकर्स बिलव्ड साइज अवे। स्पीकर्स की जो बिलव्ड है वो आहें भर रही है, रो रही है। कब रो रही है? तो व्हेन द विंड ब्लोज। जैसे विंड ब्लो करते हैं, पवन चलते हैं, उसी प्रकार से उनकी जो पत्नी है वो भी आह भर रही है। द स्पीकर्स लाइफ ब्लड डिकेज व्हेन। डिके का मतलब होता है नष्ट होना, धीरे धीरे उसमें क्षय होना। तो स्पीकर की जो स्पीकर का जो खून है वो गल रहा है, एक तरह से नष्ट हो रहा है। कब? जब उनकी बिलवेड रो रही है। व्हेन इज बिलव्ड वीप्स। आगे बढ़ते हैं। द स्पीकर्स आस्क्स हिज बिलव्ड नॉट टू फोरथिंक हिम। फोरथिंक यानी सोचना। अब वो अपनी पत्नी को कहते हैं कि तुम क्या नहीं सोचो, तो एनी इल यानी किसी भी प्रकार का बुरा मेरे बारे में मत सोचो, हो सकता है प्रकृति उसको सही कर दे और मैं तुम्हारे पास कभी भी वापस ना आऊँ। दे हु कीप वन अनदर अलाइव, यानी कि जो एक दूसरे में जिंदा रहते हैं। कैन नेवर बी
पार्टेड। पार्टेड का मतलब अलग होना, यानी जो कि एक दूसरे में जिंदा रहते हैं, जो प्रेमी होते हैं वो कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है और हम बढ़ते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग लाइंस केयरफुली। ये जो लाइन है ये ली गई है पोएम की लाइन से। अगर आपने पोएम पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। When thou sighst not wind, but sighst my soul away, यानी यहाँ कह रहे हैं कि जब तुम आहें भरती हो तो ये जो मेरी आत्मा है उसको लेकर निकलती है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोले। फाइंड आउट अदर एग्जाम्पल्स ऑफ हाइपरबोले इन द पोएम। यानी ये जो लाइन है ये हाइपरबोले का एग्जाम्पल है। हाइपरबोले का मतलब होता है कि किसी वस्तु की विशेषता को बढ़ा चढ़ाकर बखान करने का ढंग। यानी वस्तु में विशेषता तो पहले से थी लेकिन हमने उसमें और भी कुछ चीज़ें ऐड कर दी जिससे कि उसकी विशेषता और ज़्यादा बढ़ गई। ये उसी का एग्जाम्पल है। तो आपको इस बुक से और भी हाइपरबोले ढूंढने हैं जिनमें कि बढ़ा चढ़ाकर बात को दिया गया है। तो आते हैं आंसर पे। तो आंसर हो जाएगा स्पीडियर जर्नीज सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही। अब देखिए आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि इसमें बढ़ा चढ़ाकर क्या कहा गया है। तो देखिए क्या है, स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक, यानी मैं जब से अपनी यात्रा बढ़ूँगा, मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही, यानी ये जो है मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही कहा जा रहा है सन को। यानी मैं सूरज से भी मुझ में जो है पंख लग जाएंगे और मैं बहुत तेज़ी से यात्रा करूँगा, सन को भी पीछे कर दूँगा और मैं बहुत जल्दी से तुम्हारे पास आ जाऊँगा। तो आप सोचिए क्या कभी सूरज से लेखक तेज़ हो सकते हैं? क्या इनमें ओरिजिनली में कभी पंख लग सकते हैं? ऐसा कुछ हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए ये यहाँ पे इस बात को बढ़ा चढ़ा कर लिख रहे हैं कि पंख लग जाएंगे। स्पर्श का मतलब होता है मोटिव, यानी प्रेरक मुझ में बहुत ज़्यादा आ जाएगी, मैं बहुत स्पीड में आ जाऊँगा, सूरज को भी पीछे कर दूँगा। तो यहाँ पे लेखक खुद को बढ़ा चढ़ा के बात बोल रहे हैं। तो यही है हाइपरबोले। बढ़ते हैं आगे। राइट ए नोट। दूसरा क्वेश्चन है कि राइट ए नोट ऑन यूज ऑफ हाइपरबोले इन द पोएम। हाइपरबोले आप समझ ही गए होंगे। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आखिर इसमें यूज कहाँ कहाँ है। एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। तो होल पोएम इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ द पावरफुल हाइपरबोलिक स्टाइल, यानी पूरी पोएम में हाइपरबोलिक स्टाइल का ही यूज किया गया है। किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है। डिपिक्टिंग प्रोफाउंड लव ऑफ द पोएट फॉर हिज बिलव्ड। प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा, यानी इस कविता में हाइपरबोलिक स्टाइल की मदद से कवि अपनी पत्नी के प्रति बहुत ही गहरी प्रेम को अभिव्यक्त कर रहे हैं। द पोएट हैज़ स्किलफुल्ली, यानी स्किल से, पूरी कुशलता से हाइपरबोलिक स्टाइल का यूज किया है टू एक्सप्रेस हीज एक्सटैटिक फीलिंग। एक्सटैटिक मतलब होता है उल्लसित फीलिंग, यानी बहुत खुश फीलिंग को, एंड लव फॉर हिज बिलव्ड, यानी कहने का मतलब वही है कि हाइपरबोला का यूज़ करके उन्होंने अपनी पत्नी के लिए बहुत सारी प्रेम को उजागर किया है। और यहाँ पे यूज़ किसको किया गया है? तो सन और विंड को हाइपरबोला के तौर पर यूज़ किया गया है। कैसे यूज़ किया गया है? तो सन को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है कि सन के पास जो है बिलवेड नहीं है, कोई मोटिव नहीं है, सन की स्पीडियर जर्नी है, कल यहाँ था वहाँ था। तो आप इसको ऐसे समझिए कि अब देखिए सन को बिलव्ड की क्या ज़रूरत है, लेकिन पोएट ने बिलव्ड को उसमें ऐड कर दिया। ये भी कहा कि उसकी तो कोई इच्छा भी नहीं है। अब सूर्य को इच्छा की क्या ज़रूरत है, वो तो प्रकृति के हिसाब से अपना काम कर रहा है। लेकिन पोएट ने इसमें भी एक बात जोड़ दी, ये भी कह रहे हैं कि सन को कोई मोटिव भी नहीं है मेरे तरह। तो सूर्य को मोटिव की भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अपना काम ठीक से कर ही रहा है। लेकिन पोएट ने इसको भी यूज किया है। सन तो निर्जीव है, सन में क्या लाइफ है। दूसरा है विंड। यहाँ पे पोएट विंड को ऐसे यूज करते हैं कि जब तुम आहें भरती हो, व्हेन दो साइड्स नॉट विंड, तो ये मात्र हवा का झोंका नहीं है। आप देखिए कोई व्यक्ति अगर रो रहा है, आह भर रहा है, तो क्या वो विंड है? विंड क्या होती है? स्ट्रॉन्ग एयर। विंड, और ये कहते हैं पोएट कि ये जो तुम आहें भरती हो ये मेरे आत्मा को खींच के निकाल रहा है मेरे शरीर से, और ऐसा लगता है कि मेरे शरीर से खून जो है बह रहा है, निकल रहा है, फूट फूट के निकल रहा है। अब देखिए विंड जब आती है
तो क्या करती है, उड़ाती है, बहुत चीज़ें उड़ा देती है, बहुत सारी धूल उड़ने लगती है, कपड़े उड़ने लगते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि किसी की आत्मा निकल के उड़ जाएगी, किसी का खून शरीर से बहने लगेगा। विंड ऐसा नहीं कर सकती है, इतनी उसमें क्षमता नहीं है। तो विंड को यहाँ पे बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है, यही यूज है इसका। बट थर्ड क्वेश्चन है, बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही। यानी विश्वास करो, मैं जो है अपनी यात्रा जब शुरू करूँगा तो बहुत जल्दी शुरू करूँगा, जब मैं इसको लूँगा और मेरे पास बहुत ज़्यादा पंख होंगे, बहुत ज़्यादा मोटिव होंगे। कॉमेंट ऑन द पावर ऑफ लव इन द लाइट ऑफ दिस लाइन, यानी कि इस लाइट, इन लाइन के प्रकाश में, इन जो लाइन है उसके प्रकाश में आप पावर ऑफ लव यानी लव की शक्ति को, प्रेम की शक्ति को उजागर कीजिए, जो कि कवि अपनी पत्नी के प्रति जाहिर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है, ये जो लाइंस होती है पोएम की, वो एग्ज़ाम में पूछी ही जाती है और बैक एक्सरसाइज में ये सारी लाइंस दी गई है, उससे बाहर क्वेश्चन आता नहीं। और बैक एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन होते हैं उससे बाहर तो एक क्वेश्चन भी नहीं आता है। तो यहाँ से आप आंसर को समझिए। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं, आंसर है कि पोएट इज इन डीप लव्ड विथ हिज बिलव्ड एंड ही सीक्स सेपरेशन फ्रॉम फॉर फ्यू डेज। यानी पोएट अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और कुछ दिनों के लिए अपनी पत्नी से अलग होना चाहते हैं। ही नोज दैट पैंग ऑफ सेपरेशन, पैंग का मतलब होता है दुख। वो जानते हैं कि ये जो अलग होने का दुख है ये उनके प्रेम को मजबूत कर देगा। स्ट्रेंथन यानी मजबूत करना। ही कंसोल्स, सांत्वना देते हैं हर बाय सेइंग दैट हु विल रिटर्न सून। अपनी पत्नी से ये भी कह रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं कि चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगा। ही एडवाइजेज, सलाह देते हैं, नॉट टू डेवलप एनी इल थाउट्स एंड एश्योर्स हर्स दैट दे शैल रिमेन टुगेदर इन ईच अदर्स आर्म टिल इटर्निटी। यानी कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ तो मेरे बारे में कोई ऊट पटांग चीज़ें मत सोचो। और उसे ये भी बताते हैं, ये दिलासा देते हैं, एश्योर करते हैं कि अनंत काल तक, इटर्निटी तक, यानी ये बताते हैं इटर्निटी, यानी ये इटर्निटी अनंत काल तक, यहाँ पे जो इटर्निटी है ये अनंत काल तक हम एक दूसरे की बाहों में हमेशा के लिए रहेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो धरती है, ये जो यूनिवर्स है, इसका एक नियम है कि यहाँ पे जो कुछ भी आज है कल नहीं रहेगा, एक न एक दिन सबको नष्ट होना ही है। लेकिन फिर भी पोएट का मानना है कि ये जो प्रेम है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन ये प्रेम बदलने वाला नहीं है। तो अनंत काल तक जो है हम लोग साथ में ही रहेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बढ़ते हैं आगे। एक्सप्लेन, देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन फिर से आ गया, पोएम की लाइन है और ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एग्जाम में आता ही है। दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर बी पार्टेड वे, यानी जो एक दूसरे में जिंदा रहते हैं वो इस जीवन में कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं, उनको कोई अलग नहीं कर सकता। इसको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे धीरे धीरे इस सब शब्द के मतलब को समझते हैं कि द पोएट डिस्क्राइब्स दैट ट्रू लव इज इटर्नल, सच्ची प्रेम शाश्वत होती है, एंड लवर्स रिमेन यूनाइटेड फॉरएवर, और लवर्स, प्रेमी, हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं। देयर ओनली एम इज़ टू इंश्योर हैप्पीनेस फॉर ईच अदर, यानी उनका जीवन में एक ही उद्देश्य है कि कैसे हम एक दूसरे को खुश रखें। एंड फॉर दिस दे आर विलिंग टू डू एनी थिंग और मेक एनी सेक्रीफाइस। विलिंग का मतलब होता है इच्छित होना, यानी इच्छा होना। सेक्रीफाइस यानी कुर्बानी दे देना, यानी एक दूसरे की खुशी के लिए जो दो प्रेमी होते हैं वे कोई भी कुर्बानी दे सकते हैं, अपनी कोई भी इच्छा, दूसरों की इच्छा पूरी कर सकते हैं। देयर ओनली मोटो इन लाइफ इज़ टू प्रोवाइड लव एंड हैप्पीनेस टू ईच अदर। जीवन में उनका एक ही उद्देश्य है कि हम एक दूसरे को केवल और केवल प्रेम और खुशियाँ दें। जीवन भी इसी के लिए मिला है। दे जस्ट कान सर्वाइव विदाउट ईच अदर, और एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता है। एकदम म्यूचुअल रिलेशनशिप है, एक जो है दूसरे पर डिपेंडेंट है, एक के बिना दूसरा का काम नहीं हो सकता है। हाउएवर फॉर एनी रीजन इफ दे आर अनेबल टू गेट यूनाइटेड, और प्रकृति में बहुत सारे ऐसे भी फैक्टर हैं जिससे कि वो यूनाइटेड नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। अगर नहीं हो पाए
तो द पैंग्स ऑफ सेपरेशन आर सो इंटेंस, इंटेंस यानी गहरा, तो ये जो अलग होने की भावना होती है वो बहुत ही गहरी होती है, दैट दे प्रेफर टू गो इटर्नल स्लीप इन ईच अदर आर्म। इटर्नल स्लीप यानी शाश्वत रूप से सो जाना, यानी मर जाना, एक दूसरे की बाहों में हमेशा के लिए मर जाना। अगर नहीं मिल सकती है इस जीवन में खुशियाँ एक नहीं हो सकते हैं, तो एक दूसरे की बाहों में वो मरना पसंद करते हैं, तब तो उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब है कि ऐसे चाहे इस तरह से चाहे उस तरह से वे एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं, एक दूसरे से अलग उनको कोई नहीं कर सकता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये समरी है पोएम की, अबाउट 100 वर्ड्स, या फिर अगर ये समरी आपसे एग्ज़ाम में पूछे तो आप अगर लिखते हैं इतना तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। और समरी एग्ज़ाम में चाहे प्रोज की हो, चैप्टर की हो या पोएम की हो, लिखने आती ही है। तो समराइज द पोएम इन अबाउट 100 वर्ड्स, यानी इस पोएम की समरी अगर आपको 100 शब्दों में लिखनी है। तो इस कविता में द पोएट एक्सप्रेसेस हिज टेंडर फीलिंग्स टुवर्ड्स हिज बिलव्ड इन ए रिदमिक टोन, यानी रिदम में एक गीत के स्वरों में उन्होंने अपनी कोमल भावनाओं को, टेंडर यानी कोमल भावनाओं को अपनी पत्नी के प्रति दिखाया है। द पोएट इज़ गोइंग एब्रॉड, एब्रॉड यानी बाहर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, विथ हिज फ्रेंड विच मेक्स हिज वाइफ वेरी अपसेट। कवि अपने दोस्त के साथ बाहर जा रहे हैं, दूसरे देश जा रहे हैं, जिससे कि उनकी पत्नी बहुत ही नाराज़ है। अगर आपसे पूछा जाए कहाँ जा रहे हैं तो कवि जा रहे हैं जर्मनी। He consoles his wife by saying that human beings are mortal. Mortal का मतलब होता है मरणशील, यानी मरना है। वो इस अपनी पत्नी को ये सांत्वना देकर समझाते हैं कि ह्यूमन जो है वो तो मरणशील होते हैं, अगर मनुष्य पैदा हुआ है तो उसकी मृत्यु भी तय है। एंड शी शुड बी एक्स्टोम्ड टू दिस सेपरेशन। एक्स्टोम का मतलब होता है आदी हो जाना, किसी चीज़ की आदत डाल लेना, और तुम्हें इस अलगाव का आदी होना पड़ेगा, ऐसा समझा रहे हैं। He further says that separations are like unreal death, यानी ये जो सेपरेशन है वो अनरियल डेथ की तरह, ऐसी डेथ है जो सच्ची नहीं है लेकिन एक तरफ से मृत्यु ही है, विच वुड मेक हिम मोरली स्ट्रॉन्ग, जो कि उन्हें नैतिक रूप से और भी मजबूत बनाएगी। ये जो अलगाव है ये उनको प्रेम को और भी बहुत ऊंचा उठाएगा। ही प्रेजेंट्स द एग्जाम्पल ऑफ सन विच डिपार्ट्स, डिपार्ट्स यानी दूर जाना, छूट जाना, दूर हो जाना। एवरी इवनिंग एंड रीअपियर एवरी नेक्स्ट मॉर्निंग, वो सन को यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं जो कि प्रत्येक शाम को चला जाता है और हर सुबह, अगली सुबह वो फिर से आ जाता है। ही एडवाइजेज हिज वाइफ नॉट टू बी सैड, अपनी पत्नी को सलाह देते हैं कि बिल्कुल भी उदास मत हुओ, बिकॉज हर सैडनेस अफेक्ट हिम एडवर्सली, एडवर्सली यानी बहुत बुरी तरीके से तुम जो ये उदास होती हो वो मुझे प्रभावित करेगा। हिज लव फॉर हर इज़ सो इंटेंस, यानी कवि अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, उनका प्यार अपनी पत्नी के लिए इतना गहरा है, इतना गहरा है कि नो पावर कैन ट्रूली सेपरेट देम, यानी यूनिवर्स में जितनी भी ताकतें हैं वो उनको बिल्कुल भी अलग नहीं कर पाएगी। तो यही है इस पोएम की समरी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। व्हाट आर्ग्यूमेंट्स डज द पोएट गिव एट द टाइम ऑफ पार्टिंग विथ हिज बिलव्ड। पार्टिंग का मतलब होता है अलग हो जाना, दूर हो जाना। तो जब कवि अपनी पत्नी से पार्ट कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो अपनी पत्नी को कुछ कुछ बातें बोलकर सांत्वना दे रहे हैं, समझा रहे हैं। कौन सी बातें कर रहे हैं वो? तो द पोएट ट्राइज टू एश्योर हर दैट देयर पार्टिंग वुड बी ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड। ब्रीफ यानी शॉर्ट पीरियड, यानी ये जो मैं तुमसे अलग हो रहा हूँ ये बहुत ही थोड़े समय के लिए है। जस्ट एज द सन सेट्स इन द इवनिंग एंड रीअपियर्स ऑन द नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग, यानी जैसे सूर्य शाम को डूबता है और अगली सुबह फिर आ जाता है, इसी प्रकार से सिमिलर, समान तरह से मैं भी तुम्हारे पास कुछ समय के बाद वापस आ जाऊंगा। ही फर्दर से, फर्दर यानी आगे, वो आगे कहते हैं कि ही इज़ नाइदर टायर्ड ऑफ हर नॉर ही इज़ इंटरेस्टेड इन अदर वुमेन, यानी ना तो मैं तुमसे थका हूँ, ऐसा मत समझो कि मैं तुमसे थक गया हूँ, और या मैं किसी दूसरी सुंदर महिला में अब रुचि रखने लगा हूँ, ऐसी भी बात नहीं है। He tells her that this brief separation is only to experience the pang of separation, यानी ये कह रहे हैं कि ये जो छोटी सी दूरी है हम दोनों के बीच, ये सिर्फ ये समझने के लिए है अलगाव का दुख क्या होता है, ताकि इंटेंसिटी ऑफ हर लव, इंटेंसिटी यानी उसकी जो मात्रा है, उनके जो प्रेम की मात्रा है वो बढ़ती जाए, इंक्रीजेज,
एंड दे रिमेन इटर्नली यूनाइटेड, और वो शाश्वत रूप से हमेशा के लिए एक रहें। यानी अलग इसलिए हुआ जा रहा है ताकि हमारा प्रेम और मजबूत हो और हम शाश्वत रूप से अमर हो जाएं, एक हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ कैन लवर ओवरकम बैड चांस। बैड चांस यानी बुरा समय, दुर्भाग्य का समय। तो आखिर ये जो दोनों जो लवर्स होते हैं, जो प्रेमी होते हैं, वो दुर्भाग्य के समय को कैसे टाल सकते हैं, बुरे वक्त को कैसे टाल सकते हैं। तो लवर्स कैन ओवरकम द बैड चांस बाय फेसिंग द सिचुएशन बोल्डली। ओवरकम यानी बाहर आ जाना। तो जो भी स्थिति है आपके पास, अगर आप उसको बोल्डली से एकदम कड़ेपन होकर, एकदम मजबूत होकर अगर आप उसे डील करेंगे तो आप उससे आसानी से बाहर हो जाएंगे। दे शुड नेवर रिजॉर्ट टू वीपिंग एंड लेमेंटिंग। रिसॉर्ट का मतलब होता है सहारा, यानी उन्हें कभी भी रोना नहीं चाहिए। और लेमेंटिंग का मतलब होता है बहुत प्रकार से शोक मनाना, दुख मनाना, आहें भरना। तो उन्हें कभी भी खुद को रोने के लिए या आहें भरने के लिए नहीं सुपुर्द कर देना चाहिए। अ लवर शुड हैव कंप्लीट फेथ एंड ट्रस्ट ऑन हिज बिलव्ड। एक प्रेमी को अपने दूसरे प्रेमी पर पूरी तरह से विश्वास होना चाहिए। एंड शुड नेवर अलाउ द इल थॉट्स टू एंटर देयर माइंड। और अपने दिमाग को इस तरह से काबू कर लेना चाहिए कि बुरे बुरे ख्याल उनके दिमाग में नहीं घुसें। दे शुड हार्बर ओनली फॉर गुड। हार्बर ओनली फॉर गुड का मतलब होता है सिर्फ अच्छे के लिए सोचना चाहिए। हार्बर का मतलब होता है सोच, यानी किसी बात को मन में रखना। आप ये बात सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में भी पढ़ेंगे। यानी उन्हें अच्छे की सिर्फ सोच रखनी चाहिए और पॉजिटिव आइडियाज़ उनके दिमाग में आने चाहिए। एंड इन दिस वे दे कैन ओवरकम द वर्ल्डली रेसिस्टेंस एंड बैड चांस। रेसिस्टेंस का मतलब होता है जो कि रोक लगाता है। फिजिक्स में है, जो कि फिजिक्स में भी आपने रेसिस्टेंस पढ़ा होगा, जो कि रोकने का काम करता है, रेसिस्ट करता है। तो इस प्रकार से दुनिया जितना भी रोकती है, इस प्रकार से डील किया जा सकता है। और ये जो दुनिया के लोग हैं उनको भी हटाया जा सकता है, पीछे किया जा सकता है, उनसे बाहर निकला जा सकता है अगर कोई ये सब प्रक्रिया फॉलो करे तो। और जो दुर्भाग्य का समय है वो आसानी से टल सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इमेजेस फ्रॉम नेचर आर यूज्ड इन द पोएम। यानी प्रकृति से बहुत सारी तस्वीरें खींची गई हैं कवि के द्वारा और उसको इस कविता में यूज किया गया है। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं तो देखिए। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा सन। द इमेज ऑफ सन हैज़ बीन यूज्ड बाय द पोएट विच ट्रैवर्सेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड रीअपियर्स अगेन इन द ईस्ट नेक्स्ट डे मॉर्निंग। ट्रैवर्सेस का मतलब होता है पार करना, यानी सन की इमेज ली गई है जो कि ईस्ट टू वेस्ट पार करता है, पूरब से पश्चिम जाता है, पूरब में निकलता है, पश्चिम में डूबता है और फिर से अगले दिन पूरब में फिर से आता है सुबह में, टू इंडिकेट दैट हिज सेपरेशन फ्रॉम हिज बिलव्ड वुड बी ए वेरी शॉर्ट पीरियड। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सूरज की जो ऐसी दिशा है वो ये दिखाने के लिए है कि जो सेपरेशन था, मेरा जो तुमसे सेपरेशन हो रहा है, कभी अपनी पत्नी से कह रहे हैं, वो बहुत ही छोटे समय के लिए है। और कभी यहाँ पे विंग्स यानी पंख एंड स्पर्श, स्पर्श का मतलब होता है मोटिव यानी प्रेरक। यहाँ पे कभी दो शब्द का यूज कर रहे हैं, एक पंख का और एक स्पर्श का, मोटिव का। टू इंडिकेट दैट जस्ट एज बर्ड रिटर्न टू द नेस्ट आफ्टर ए ब्रीफ इंटरवल ऑफ फ्लाइंग। यानी जो पक्षी होते हैं वो अपने घोंसलों में थोड़े समय के बाद आ जाते हैं। यानी पक्षी घोंसला क्यों छोड़ते हैं? ताकि वो फिर से घोंसला में वापस आ सके उड़कर। तो ऐसे ही मैं तुमसे क्यों दूर जा रहा हूँ? ताकि मैं तुमसे वापस आ जाऊँ और देखूँ कि ये जो हमारा प्रेम है वो कितना और मजबूत हो गया है। एंड ही वुड ऑल्सो कम बैक टू हिज बिलव्ड आफ्टर सम टाइम। यानी मैं भी तुम्हारे पास बहुत जल्दी वापस आ जाऊँगा। इसके और आंसर्स है, ये एक पेज में नहीं हट सका इसलिए इसके लिए अगला पेज लिया गया है। द इमेजेस ऑफ नेचर हैज़ बीन प्रेजेंटेड टू कंसोल हिज बिलव्ड। कंसोल यानी सांत्वना देना, दैट देयर सेपरेशन वुड बी ओनली फॉर ए शॉर्ट पीरियड। यानी इमेज ऑफ नेचर यानी प्रकृति का सहारा लेकर कवि ने अपनी पत्नी को ये समझाने का प्रयास किया है, ये जो हमारा अलगाव है बहुत ही थोड़े समय के लिए है और इसके लिए शी शुड नाइदर हर्ट हर फीलिंग, और उसे अपनी भावनाओं को दुख नहीं देना चाहिए। एंड नॉट बी ग्रीव्ड, ग्रीव्ड यानी दुख मनाना, शोक मनाना,
और ये जो छोटा सा समय है, ब्रीफ यानी छोटा, ये जो छोटा सा इंटरवल है, उसके टाइम में तुम बिल्कुल भी दुख मत मनाना। ही हैज़ श्योर सर दैट देयर लव इज़ इटर्नल, वो उसको ये विश्वास दिलाते हैं कि हमारा जो प्रेम है वो शाश्वत है, यानी अनंत काल तक चलने वाला है। धरती एक दिन खत्म हो जाएगी लेकिन हमारा प्रेम खत्म नहीं हो जाएगा। एंड वुड नॉट गेट अफेक्टेड बाय दिस ब्रीफ इंटरवल ऑफ सेपरेशन, और ये जो छोटा सा सेपरेशन है, हमारा अलगाव का समय है, उससे ये बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होने वाला है हमारा प्रेम, इसलिए तुम इस अलगाव के बारे में चिंता मत करो। ये लास्ट क्वेश्चन है कि विच इमेज डू यू लाइक द मोस्ट। तो आपको इस कविता में कौन सी इमेज जो प्रकृति की खींची गई थी उसमें से कौन सी अच्छी लगी सबसे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमें तो सबसे ज़्यादा सन की इमेज अच्छी लगी, विच हैज अपील्ड मी द मोस्ट, यानी जो कि हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो दोस्तों इसका पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। आप इस चैनल पर सभी चैप्टर्स के समरी, सभी गेस्ट पेपर्स के मटेरियल, क्वेश्चन आंसर, सभी एजुकेशनल रिसोर्स बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब